नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1 को हमने सॉल्व किया है, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है और जाना है, समझने की कोशिश की है कि किस तरीके के प्रश्न हमारे सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों को आपने इजीली क्लियर किया होगा, आपको सभी प्रश्न इजीली क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम इसके अंतर्गत सॉल्व करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड और किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 11th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि अध्यापक किस प्रकार के मूल्यों का वाहक होता है, यानी कि जो एक टीचर होता है, अध्यापक होता है, वो किस प्रकार के मूल्यों का वाहक होता है, यानी कि वो किस टाइप के मूल्य को विकसित करता है बच्चों के अंदर, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए कहता है आंतरिक मूल्यों का, ऑप्शन बी कहता है बाहरी मूल्यों का, ऑप्शन सी कहता है नैतिक मूल्यों का और ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों। मतलब आपको बताना है कि अध्यापक किस प्रकार के मूल्यों के वाहक होते हैं। क्या अध्यापक आंतरिक मूल्यों का विकास करते हैं या बाहरी मूल्यों का विकास करते हैं या फिर नैतिक मूल्यों का या फिर ए और बी दोनों का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है तो आप इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक अध्यापक का रोल होता है कि बच्चों के अंदर आंतरिक मूल्यों का विकास करना और उसके बाहरी मूल्यों का विकास करना। तो इसीलिए ए और बी जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी अध्यापक आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के मूल्यों का वाहक होता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं। मतलब आपसे पूछा गया स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उनकी संख्या कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 10, ऑप्शन बी कहता है 12, ऑप्शन सी कहता है 4 और ऑप्शन डी कहता है 2। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है वो कितने अनुच्छेदों में किए गए हैं। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है और आप पॉलिटी को अच्छे से जानते हैं, बेसिक नॉलेज आपके पास है पॉलिटी से रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता भी रखा है कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है और उसमें सबसे पहले आता है आपका समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरे नंबर पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में है। तो अगर यहाँ पर आप क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता की जो अधिकार का वर्णन है वो कितने अनुच्छेदों में किए गए हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 19 से 22 में है, यानी कि अगर आप देखेंगे 19, 20, 21, 22 तो इनकी संख्या है आपकी 4। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 4 हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस को पढ़कर ये रियलाइज कर पा रहे होंगे कि किस तरीके के प्रश्न इस टॉपिक पर बेस्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि मानवीय मूल्यों का विकास शिक्षक किस प्रकार कर सकता है। देखिए, मानवीय मूल्य जो ह्यूमन वैल्यूज है, इसका डेवलपमेंट शिक्षक किस प्रकार कर सकता है, शिक्षक को किस तरीके से करना चाहिए या किस टाइप से वो कर सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है व्यावहारिक ज्ञान देकर, ऑप्शन बी कहता है भ्रमण कराकर, ऑप्शन सी कहता है अनुशासन सिखाकर और ऑप्शन डी कहता है अध्ययन कराकर। अब आपको बताना है कि एक शिक्षक यदि किसी व्यक्ति में, किसी बालक में मानवीय मूल्यों का विकास करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। क्या उनको व्यावहारिक ज्ञान देकर कराना चाहिए या फिर भ्रमण कराकर आप कर सकते हैं या फिर आप अनुशासन सिखाकर या फिर अध्ययन कराकर। तो देखिए, भ्रमण कराकर आप मानवीय मूल्य को विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप भ्रमण पर निकलेंगे तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को ही देख पाएंगे। अनुशासन सिखाकर आप ज़बरदस्ती किसी को डिसिप्लिन सिखाकर आप मानवीय मूल्य को विकसित नहीं कर सकते, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और अध्ययन करने से मानवीय मूल्य का विकास नहीं होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जो मानवीय मूल्य है ये आप जब दूसरों से व्यवहार करते हैं, दूसरों को देखते हैं, सुनते हैं,
उनके व्यवहार को नोटिस करते हैं तो आप चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो मानवीय मूल्य का यदि आप विकास करना चाहते हैं तो आप बच्चों को अधिक से अधिक व्यावहारिक ज्ञान देकर उनके अंदर मानवीय मूल्य को स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या फिर जो विद्वान जैसे कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर या फिर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर या सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर आपके शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, यहाँ पर आपको बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देना होता है, क्योंकि आपको बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देकर ही आप बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए कि मानवीय मूल्य का विकास जो शिक्षक कर सकता है वो व्यावहारिक ज्ञान को देकर बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इसी के लिए जो फेस्टिवल हमारे देश में मनाए जाते हैं विद्वानों के जन्म दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर, इस पर हमें व्यावहारिक ज्ञान देने चाहिए। कार्यक्रम आयोजित करके व्यावहारिक रूप से बच्चों को बताना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उनके स्ट्रगल को बताना चाहिए ताकि उनसे बच्चे प्रेरित हो सके। तो एक तरीके से मानवीय मूल्यों का विकास आप व्यावहारिक ज्ञान देकर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस को देखकर रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न इस टॉपिक पर बेस्ड पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि समाज में मानवीय मूल्य के विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है। देखिए समाज में यानी कि सोसाइटी में अगर आप ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करेंगे तो इसका डेवलपमेंट यानी विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है परिवार से, ऑप्शन बी कहता है विद्यालय से, ऑप्शन सी कहता है समाज से और ऑप्शन डी कहता है दोस्त से। मतलब आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज में मानवीय मूल्य का विकास जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपको बताना है। तो अगर आप चारों ही ऑप्शन देखेंगे तो किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है वो तो सबसे पहले वो परिवार में होता है, और परिवार में जब होता है तो परिवार के वो लोगों को देखता है और उनसे वो मानवीय मूल्य सीखना शुरू करता है। तो यहाँ पर बात की गई है प्रारंभ की, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन आपका है परिवार। बाकी ऑप्शन भी सही है, वहाँ से भी बच्चे सीखते हैं, लेकिन शुरुआत बच्चा परिवार से करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षा के लिए आवश्यक संवैधानिक मूल्य के प्रारंभिक दर्शन संविधान में कहाँ से होते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के लिए जो आपके लिए आवश्यक संवैधानिक मूल्य है इसके प्रारंभिक दर्शन यानी कि जो संवैधानिक मूल्य है वो संविधान में आप कहाँ से इसे देखते हैं, इसके प्रारंभिक दर्शन संविधान में कहाँ से करते हैं। ऑप्शन ए कहता है संविधान की प्रस्तावना से, ऑप्शन बी कहता है मौलिक अधिकार से, ऑप्शन सी कहता है नीति निर्देशक तत्वों से और ऑप्शन डी कहता है मौलिक कर्तव्यों से। अब आपको बताना है कि शिक्षा के लिए आवश्यक संवैधानिक मूल्य के प्रारंभिक दर्शन आप संविधान में कहाँ से करते हैं या इसका वर्णन संविधान में कहाँ पर किए गए हैं। तो संवैधानिक मूल्यों का जो वर्णन है शिक्षा संबंधित, इसका वर्णन आपको मैंने संवैधानिक मूल्य टॉपिक के अंतर्गत बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। अगर आपने उस क्लास को अच्छे से कवर किया होगा तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा व समाज के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को देखते हुए जो निम्नलिखित मूल्य है उसको संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार के मूल्य को ही हम संवैधानिक मूल्य कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो संवैधानिक मूल्य के जो प्रारंभिक दर्शन है वो आपको संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चन को पढ़कर इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि बालकों को खेल कूद तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को कराने से मूल्यों का विकास होगा। यानी कि जो बालक है स्टूडेंट्स, बालकों को अगर आप खेल कूद और अन्य सामूहिक गतिविधि यानी कि ग्रुप में उनसे एक्टिविटी कराएंगे तो उनमें किस प्रकार के मूल्यों का विकास होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है वैचारिक मूल्य, ऑप्शन बी कहता है ह्रासमान मूल्य, ऑप्शन सी कहता है बंधुत्व का मूल्य और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। अब आपको बताना है कि अगर आप अपने विद्यालय में जो बालक है उनको खेल कूद में या अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक साथ शामिल करते हैं तो उनमें किस प्रकार के मूल्य का विकास होता है। क्या वो वैचारिक मूल्य का विकास करता है यानी कि उनके विचार बदलते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन डी कहता है ह्रासमान मूल्य यानी कि उनमें कुछ कमियां होती है, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता ये सभी, क्योंकि अगर आप बच्चों को एक साथ खेलकूद में शामिल करते हैं, अन्य सामूहिक गतिविधि में शामिल करते हैं तो उनमें बंधुत्व का मूल्य विकसित होता है, यानी कि उनके अंदर फ्रेंड
को लेकर जो वैल्यूज़ है, फ्रेंडशिप की जो वैल्यूज़ है वो विकसित होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि उनके अंदर बंधुत्व का मूल्य विकसित होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस को पढ़कर उसके राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुँच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आपको शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और इसका प्रशासन करना, मतलब उसको चलाना, संचालित करना, इसका अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 27। अब आपको बताना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आप शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं, उसका संचालन भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसका वर्णन स्टूडेंट्स आपको जो है मैंने अनुच्छेद के अंतर्गत बताए हैं और ये पॉइंट आपको मैंने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत भी बताए हैं डिटेल में, कि अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करते हैं और आप कोई शैक्षिक संस्था की स्थापना करना चाहते हैं और उसका प्रशासन करना चाहते हैं तो उसका वर्णन आपको अनुच्छेद 30 में देखने को मिलता है, क्योंकि इस बारे में अनुच्छेद 30 में डिटेल में बताया गया है कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है तो उनको अपने शैक्षिक संस्थान की स्थापना करना और उसके प्रशासन करने का अधिकार उनको प्राप्त है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आपने पहले के कंटेंट को भी अच्छे से कवर किया होगा, तो आपको रियलाइज हो पा रहा होगा कि किस तरीके के प्रश्न इस टॉपिक पर बेस्ड पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपको किस तरीके से रिविजन करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 43 यानी 43, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 45 45 और ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 48। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो आपको प्राइमरी एजुकेशन से रिलेट करता है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया गया है, वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो अगर आपने क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा तो आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है प्राइमरी एजुकेशंस को लेकर जो शिक्षा संबंधी सुधार किए गए इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अगले 10 वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य करेगा। तो इसके बारे में वर्णन जो है आपके संविधान के अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के बीच के बालकों को अपने राज्य में निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करेगा और इसका वर्णन आपके अनुच्छेद 45 में किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड बातें की गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। देखिए हमारे जो संविधान है भारत का, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 18 से 22 तक, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 17 से 21 तक और ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 19 से 21 तक। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स, अगर आपने मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपने मेरे क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड किए हैं तो आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड जो वर्णन किए गए हैं वो आपके किए गए हैं 19 से 22 में, और 14 से 18 के बीच जो वर्णन किए गए हैं वो किए गए आपके समानता के अधिकार से रिलेटेड। यानी कि जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है उनकी संख्या 6 है और उन 6 को मैंने डिटेल में आपको बता रखा है और हर एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने क्लासेस अच्छे से देखी हैं तो आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 19 से 22 में किए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और प्रश्नों को देखकर रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड, और आपको इसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूं कि आप क्लासेस के कंटेंट को बहुत अच्छे से
कवर कीजिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे और प्रश्नों का लेवल देखकर आपको रियलाइज़ होगा कि किसी भी तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए तो आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। और यही एक तरीका है, अगर आप इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर हर एक विषय को कंप्लीट करते हैं तो आपका सुपर टेट जब भी एग्ज़ाम होगा आप अपनी सीट को कन्फर्म कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का आपका है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 20 भागों में, ऑप्शन बी कहता है 21 भागों में, ऑप्शन सी कहता है 22 भागों में और ऑप्शन डी कहता है 23 भागों में। अब आपको बताना है कि जो हमारे भारत का संविधान है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, मतलब इसका वर्णन कितने भागों में किया गया है। तो अगर आप पॉलिटी को पढ़ते हैं या नॉर्मली आप पॉलिटी से परिचित हैं, उम्मीद करता हूं कि आप परिचित होंगे क्योंकि आप यूपी टेट में पढ़ के आए हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा, तो उस दौरान भी आपको पॉलिटी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ईवीएस के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपने पॉलिटी को बहुत अच्छे से कवर किया होगा क्योंकि ये आपके यूपी टेट के एग्जाम्स में ईवीएस के अंतर्गत भी 4 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और ये बेसिक पॉलिटी है जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। और वैसे भी आपके सुपर टेट के सिलेबस में भी पॉलिटी को दिया गया है और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कितना बेसिक नॉलेज तो आप रखते ही होंगे कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अगर आप पॉलिटी को पढ़ेंगे तो आपको पता है इसके अंतर्गत 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी कि भारत का जो संविधान है वो 22 भागों में विभाजित है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपके इस टॉपिक पर बेस्ड पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके संवैधानिक मूल्य की बात की जाती है, इसलिए पॉलिटी से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस को देखकर रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो सभी प्रश्न आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे और प्रत्येक प्रश्न के राइट ऑप्शन तक आप पहले से ही पहुँच पाए होंगे मेरे बताने से पहले। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।